केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले टर्न पर संकरण पढ़े थे, आज हम लोग संकरण से ही संबंधित अकार्बनिक अणुओं एवं आयनों के केंद्रीय परमाणु पर संकरण ज्ञात करना पढ़ेंगे। अकार्बनिक अणु या आयन जो होंगे उसके केंद्रीय परमाणु पर संकरण क्या होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। अकार्बनिक अणु या आयन क्या होता है, जैसे जो कार्बनिक न हो, जैसे अकार्बनिक क्या हो, मान लीजिए CO2 हो गया, H2O हो गया, ठीक ना, CCl4 हो गया, ठीक है, तो ये अकार्बनिक है। या SO3 हो गया, या आयन हो, या SO4 पे 2 माइनस हो, ठीक ना, तो इस पे हम क्या करेंगे, उसमें संकरण का अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो अकार्बनिक अणुओं आयनों के केंद्रीय परमाणुओं पर संकरण क्या होता है, इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। आ रहा समझ में। तो केंद्रीय परमाणु जैसे इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, तो उसके लिए इसमें क्या है, 8 व 2 से भाग देने की विधि है। 8 व 2 से भाग देने की विधि है, ठीक ना। तो यह क्या है, यह 2 से अधिक परमाणुओं के समान अणुओं आयनों के केंद्रीय परमाणु पर संकरण ज्ञात करने की सरल विधि है, ठीक ना, जिसके निम्नलिखित है। पहला क्या है, अणु या आयन में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग ज्ञात करते हैं। कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जैसे मान लीजिए कि जैसे CO2 है, तो कार्बन में क्या हो गई अंतिम कोश में, मतलब वही संयोजी कोश में, कार्बन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6। 2 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 16, ठीक ना। कोई भी दिया हो, जैसे मान लीजिए कि PCl5 दिया हो, PCl5 दिया हो, जैसे ऐसे PCl5 दिया हो, हाँ, तो PCl5 दिया होगा तो क्या होगा, फास्फोरस में सहज इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फास्फोरस 15 होता है, 2 2 8 5, 5 हो गया। Cl में क्या होता है, बायकोस में इलेक्ट्रॉन 7, तो 5 Cl है, 5 Cl है ना, तो 7 पचे क्या हो जाएगा, 35। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 40। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि धनायन है तो धनावेश के आवेश के बराबर अंतिम कोश में से हम क्या करेंगे, धनायन है तो धनावेश के आवेश के बराबर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हम घटा देंगे, ठीक ना। तो धनायन हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उतना हम कम कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल NH4+ यदि हो, मान लीजिए क्या हो, जैसे दूसरा पॉइंट ये है ना, यदि धनायन है तो आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक ना। और ऋणायन है तो उसके बराबर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे NH4+ यदि है मान लीजिए, ठीक ना, तो यानी कि बायोकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। एक H में कितने होते हैं, 1, तो 4 H है तो कितने हो जाएंगे, 4। तो 5 + 4, ठीक ना, बराबर 9। और एक धन आवेश है, कितना धन आवेश है, तो एक इलेक्ट्रॉन उतना घटा देते हैं, तो -1 हो जाएगा। मतलब कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। यदि वही ऋण आवेश हो, ऋणायन हो, यदि ऋणायन जैसे मान लीजिए कि कार्बोनेट आयन है, CO3 पे 2 माइनस है, ठीक ना, तो कार्बोनेट आयन, कार्बन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होता है परमाणु क्रमांक, 2 4 4। एक ऑक्सीजन में देखेंगे कितना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन या अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन, 6। 8 होता है ना परमाणु क्रमांक, तो 2 6 इलेक्ट्रॉन विनाश होगा ना, 6। तो 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, तीनों का मिला के 18। 18 4 कितना हो गया, 22। और 2 ऋण आवेश है इस पे, तो उतना संयोजी इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे, 2 ऋण आवेश जो है, तो क्या हो जाएगा, +2 बराबर 24, ठीक है। इतना करते हैं। सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अणु का जो दिया रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग ज्ञात करेंगे, और फिर धनायन है तो धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, और ऋणायन है तो ऋणावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अगला पद क्या है देखेंगे, यदि योग 8 से अधिक है, यदि योग क्या है, 8 से अधिक है, तो हम योग को 8 से भाग देकर भागफल Q1 ज्ञात कर लेते हैं। भागफल क्या ज्ञात करते हैं, Q1। जैसे मान लीजिए कि यदि हम 24 है, क्या है 24 है, तो 8 से भाग देंगे कितना जाएगा, 3। हाँ, यदि मान लीजिए कि 22 है, क्या है 22 है, तो 8 से भाग देंगे, यदि 22 को हम 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 8 दूनी 16 होगा ना, और कितना शेष बचा, 6। तो यहाँ पे ही कहा जा रहा है, यदि शेषफल यदि है तो उसे 2 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा क्या होगा, 8 से कम होगा ना, जैसे 8 से कम ही ना होगा, 6। हाँ, हमेशा 8 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, 8 से कम होगा। तो यदि शेषफल मान लीजिए 1 आए, तो यदि शेषफल 8 है तो उसे 2 से भाग देते हैं, शेषफल R है तो उसे 2 से भाग देते हैं। मान लीजिए 6 है, यदि हम 6 इसमें शेषफल बचा ना, तो 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक ना। शेषफल यदि 1 आए, उसके बाद वह भाग देने के बाद भी शेषफल आता है 2 से भाग देने पर, तो हम क्या करते हैं,
तो कुल संकरित कक्षकों की संख्या क्या हो जाती है, Q1 प्लस Q2 प्लस 1 हो जाती है, ठीक ना। हाँ, तो 8 से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या होगा, 0 से 7 के बीच ही आएगा, तो पता ही है, वो चीज़ दिया है नोट में, ठीक ना। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे, देखेंगे आप जैसे यहाँ पे ये चीज़, यदि योग 8 तक हो, 8 तक हो, जैसे मान लीजिए कि हम H2O लिए, H2O लिए, हाँ, तो H का कितना हो जाता है, एक H का एक, तो एक 2 प्लस 6 बराबर 8। यदि योग 8 तक ही हो तो हम क्या करते हैं, उसे 2 से भाग देते हैं और भागफल लिख लेते हैं। तो 2 से भाग देंगे उसके बाद भी यदि कोई शेषफल बचता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसमें जोड़ लेते हैं R। तो संकरित कक्षकों की संख्या इसमें क्या हो जाती है, Q प्लस 1। तो 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कोई चीज़ शेषफल हुआ नहीं, तो क्या हो जाएगा, संकरित कक्षकों की संख्या 4, ठीक ना। तो यहाँ पे वह सूत्र दिया गया, देखेंगे एक सूत्र यहाँ पे दिया गया है, जैसे जैसे यदि संकरित कक्षकों की संख्या है, यदि संकरित कक्षकों की संख्या मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 2 है, तब संकरण क्या होगा, Sp। 3 है तो क्या होगा, Sp2। 4 है तो क्या होगा, Sp3। जैसे मैं उदाहरण देते भी रहा हूँ, समझेंगे। 2, जैसे मान लीजिए कि CO2 है, CO2 है, हाँ, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों संख्या कुल निकाले, कार्बन का कितना होता है, 4 संयोजी, मतलब अंतिम कोश में। ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन में 6, तो 6 दूनी 12, 16, 16 आया। 8 से अधिक आया तो 8 से भाग देंगे, कितना आया, 2। संकरित कक्षकों की संख्या कितनी आ रही है, 2। तो संकरण क्या होगा, Sp, यानी कि इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, C। तो इसकी संरचना क्या होगी, ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा, रेखीय से जुड़ेगा, ठीक ना। ऐसी यदि हम मान लीजिए कि H2O लें, H2O जैसे मान लीजिए ले लेते हैं, यदि हम H2O ले लेंगे, हाँ, तो केंद्रीय परमाणु क्या है, इसमें O है। H में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, एक में एक, तो 2H में 2, एक ऑक्सीजन में 6, कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, कुल 8। कितने से भाग देंगे हम, 2 से। 8 है ना, 8 तक के 2 से भाग देते हैं, कितना आएगा संकरित कक्षकों की संख्या, 4। कोई शेषफल बच नहीं रहा, 4, मतलब देखेंगे यहाँ पे 4 है, तो 4 है तो संकरण क्या होगा, Sp3, ठीक है। इसी तरह से मान लिया कि हम PCl5 लेते हैं, हाँ, PCl5 में P में संयोजी इलेक्ट्रॉनों संख्या कितनी होती है, फास्फोरस का 5। एक क्लोरीन में कितना होता है, 7, तो 5 क्लोरीन में कितना हो जाएगा, 7 पचे 35। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों संख्या कितनी हो जाएगी, 40। किससे भाग देंगे, 8 से, 8 पचे 40, 5 आया। 5 आने पर देखेंगे संकरण क्या हो रहा है, 5 आने पर संकरण क्या हो रहा है, Sp3D होता है। 5 आने पर संकरण क्या हो रहा है, Sp3D हो रहा है, ठीक ना। ऐसे ही कोई आवेश है, कोई आयन है, जैसे मान लीजिए कि कार्बोनेट आयन है, CO3 पे 2 माइनस, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों कुल संख्या ज्ञात करेंगे। तो कार्बन में कितने होते हैं, 4। एक ऑक्सीजन में कितना है, 6, तो 3 ऑक्सीजन है तो 36 है 18। 2 ऋण आवेश है तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18 4 22 2 24। कितने से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, 8 त्रिके 24। तो 3 आया है भागफल, तो 3 वाले भागफल का संकरण क्या होता है, देखेंगे यहाँ पे Sp2। जैसे किसी का भी केंद्रीय परमाणु पर जो होगा उसका संकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यह नियम आप पढ़ लेंगे, जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक ना। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे आपको, जैसे मान लें कि यहाँ पे CO2 बता दिया जाए, अमोनियम आयन बता दिया, NH4 प्लस बता दिया जाए, NH3 बता दिया जाए, ठीक ना। हाँ, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे SO4 पे 2 माइनस बता दिया जाए, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है, देखेंगे। CO2 में कितना है, कार्बन में 4, ऑक्सीजन में 16, तो कितना हो जाएगा, 16। नाइट्रोजन में 5, हाइड्रोजन 5 4 9, एक प्लस आवेश है, कितना हो जाएगा, 8। यहाँ 16 है यह, ठीक ना। अब भागफल देंगे, यहाँ देखेंगे NH3 में नाइट्रोजन में 5, हाइड्रोजन में 3 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन होता है 8। सल्फर में क्या हो जाता है, 6 होता है। ऑक्सीजन में भी क्या होता है, 6, 6 चौको 24, 6 कितना हो गया, 30, और 2 32। तो भाग देंगे, भागफल जैसा होगा। 16 है तो किससे भाग देंगे, 8 से, कितना भागफल आएगा, 2। 8 है तो किससे भाग देंगे, 2 से, कितना आएगा, 4। 8 है तो किससे देंगे, 2 से, कितना आएगा, 4। 32 है तो किससे देंगे, 8 से, कितना आएगा, 4। तो संकरण आप निकाल लीजिए। 2 है तो संकरण क्या हो जाएगा, या भागफल वाला साड़ी बताया गया था ना, 2 है तो क्या होगा, Sp। 4 है तो क्या होगा, Sp3। 4 है तो क्या होगा, Sp3। 4 है तो क्या होगा, Sp3। ऐसे ही आप अन्य अणुओं का भी लिख के निकाल सकते हैं। जो नहीं समझ में आएगी आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये तो अकार्बनिक अणु या आयन का हो गया, ठीक ना। अब कार्बनिक अणुओं, कार्बनिक कार्बनिक परमाणुओं पर संकरण ज्ञात करना है। तो कार्बनिक परमाणुओं पर संकरण ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखेंगे कार्बनिक परमाणुओं को, तो देखेंगे
जो कार्बन परमाणु किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन परमाणु केवल एकल बंध से जुड़ा है ऐसे, ठीक ना, उस पे होता है sp3 संकरण। और जो कार्बन परमाणु कहीं से भी एक या देखेंगे डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उस पे होता है sp2 संकरण। और जो कार्बन परमाणु एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है या दो डबल बॉन्ड से जुड़ा है उस पे संकरण होता है sp, ठीक ना। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक ना। हाँ, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक चीज़ ध्यान देंगे आप, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसे लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड को, ठीक ना। हाँ, और उसमें जितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उससे क्या होते हैं, एकल बंध से जुड़े होते हैं, ध्यान देंगे। यानी जितने हाइड्रोजन होते हैं वह एकल बंध होते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम यह लिखूँ CH3 और CH3 और हाइड्रोजन परमाणु हमेशा कहाँ जुड़ते हैं, साइड से जुड़ते हैं, बीच में नहीं जुड़ते हैं। जैसे इस कार्बन और कार्बन के बीच में हाइड्रोजन नहीं जुड़ जाएगा क्योंकि एक संयोजकता की केवल आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन हमेशा ऐसे साइड से जुड़ते हैं ऐसे, ठीक ना। बोला, ये समझ में आ रहा है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच या सिंगल बॉन्ड देखेंगे इसके बीच नहीं दिया गया है। यदि कोई बॉन्ड नहीं दिया गया है, कार्बन कार्बन दो कार्बन लगातार हैं तो इसका मतलब समझ लेंगे आप उसमें सिंगल बॉन्ड है। क्या है उसमें, सिंगल बॉन्ड है, समझ ना। हाइड्रोजन परमाणु हमेशा कहाँ जुड़ते हैं, साइड में जुड़ते हैं, ये चीज़ ध्यान देंगे आप। जैसे कार्बन कार्बन के बीच यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा किसी भी कार्बनिक यौगिक में, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड है ना यहाँ इसके इसके बीच, इसको अवश्य ही प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ देखेंगे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ नहीं प्रदर्शित किया गया था, लेकिन हम यहाँ जब लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको CH3 CH फिर डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे सूत्र लिखते समय क्या किया जाएगा, अवश्य ही प्रदर्शित किया जाएगा। आप यह ध्यान देंगे, ठीक ना। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड शो किया जाएगा। और हाइड्रोजन हमेशा कहाँ जुड़ता है, साइड से जुड़ता है। जैसे उसी की संरचना जो हम बनाए थे इसी का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यदि संरचना बनाए तो C और डबल बॉन्ड C ऐसे हो गया। और H यहाँ देखेंगे साइड में हमेशा जुटेगा, एक H यहाँ इस पे है साइड में जुटेगा, इस पे कितना H जुटा देखेंगे ऊपर वाले में 3 H जुटा है, हमेशा साइड में जुटेगा, बीच में नहीं जुटेगा, ये ध्यान देंगे आप, ठीक ना। मैं क्या कहा हूँ, कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड है तो सूत्र लिखते समय उसे प्रदर्शित किया भी जाएगा और नहीं भी किया जाएगा। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे सूत्र लिखते समय अवश्य ही प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक ना। तो जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जिसमें कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन देखेंगे डबल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे क्या होगा, sp3 होगा। जैसे मान लीजिए यदि मैं यह लूँ CH3 CH3 तो इस कार्बन पे देखेंगे 4 होगा तो इस पर भी क्या संकरण होगा, sp3 होगा। इस पर भी क्या होगा, sp3 होगा इस कार्बन पर। जैसे आप ऐसे बना के देख लें, या H H H H, इस पर भी H H H, चारों सिंगल बॉन्ड है ना, कहीं डबल बॉन्ड है ना, इसमें भी कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड है ना, इन दोनों पर संकरण क्या हो जाएगा, sp3। यदि डबल बॉन्ड है कहीं, जैसे मान लिया कि एथिलीन है, जैसे मान लिया यह चीज़ दिखाया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड वाले पे क्या होता है, एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है देखेंगे, एक डबल बॉन्ड से यदि जुड़ेगा जैसे यह है देखेंगे, इसका संरचना यदि आप बनाए तो ऐसे हो जाएगा। यदि एक डबल बॉन्ड से कहीं से भी जुड़ा है तो उस पर संकरण क्या होगा यहाँ, यानी कि इस पर संकरण क्या हो जाएगा, sp2, इस पर संकरण क्या हो जाएगा sp2। एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड जैसे यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, ठीक ना। और एक ट्रिपल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा है, जैसे मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी संरचना बनाएंगे, बॉन्ड किसके किसके बीच है, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे साइड से जुड़ेगा, हाइड्रोजन कहाँ जुटेगा, साइड से। तो इस पर क्या संकरण हो जाएगा देखेंगे, यहाँ बताया है ना, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा sp और sp। किसी भी कार्बनिक अणु में, जैसे मान लीजिए कि बेंजीन का सूत्र होता है यह CH C C C C C ऐसे हो गया, सभी पे एक एक H होता है, H H, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, यह बेंजीन है। और सूत्र होता है इसका C6H6 है। तो यह कार्बन देखेंगे एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब क्या होगा sp2। यह कार्बन देखेंगे इस पे भी क्या होगा sp2, सभी पे sp2, ठीक ना। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक ना। सीधे आप ये भी कह सकते हैं जो कार्बन परमाणु जैसे 4 परमाणुओं से जुड़ा हो, कितने परमाणुओं से, 4 परमाणुओं से, जो कार्बन परमाणु 4 परमाणु जैसे यहाँ देखेंगे ना, 4 परमाणु तो sp3, और 3 परमाणु से जुड़ा हो जो कार्बन परमाणु तो sp2, और जो 2 परमाणु से जुड़ा हो तो उस पर क्या होगा sp संकरण होगा। तो कोई भी आप एग्जाम्पल लेके
कर सकते हैं। ठीक ना, इतना आप करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा आपको क्या करेंगे, आप पूछेंगे। ठीक है, इसमें आ जाएंगे आप। आणविक कक्षक सिद्धांत क्या होता है, नई चीज़ है इसमें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, तो इसको किसने दिया था, हुंड और मुलिकन ने क्या किया था, पूर्व में प्रस्तुत जो उसमें सिद्धांत दिया गया था, पूर्व में प्रस्तुत अवधारणा कमियों को दूर करने के लिए जो वैलेंस बांड थ्योरी यानी कि आपको दिया गया है, उसको कमियों को दूर करने के लिए आणविक कक्षक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक सभी कक्षक अतिव्यापन करके नए प्रकार के कक्षक बनाते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें हम आणविक कक्षक मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। दोनों परमाणुओं में क्या होते हैं, स्थित इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। तो आप ये आप समझेंगे, इसको धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे अगले लेक्चर तक जब आपको बताया जाएगा। ठीक ना, अभी थोड़ा इसमें आपको परेशानी हुई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसका मुख्य बिंदु क्या है, जिस प्रकार परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षकों के उपस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विभिन्न परमाणु कक्षकों में क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं किसी भी परमाणु में। जैसे मान लीजिए कि हम हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1s1, हाँ, कार्बन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। तो विभिन्न कक्षक है ना एस और पी में उपस्थित रहते हैं, यही कहा जा रहा है। ठीक ना, दूसरा आणविक कक्षक की भी परमाणु कक्षकों की भांति दिशात्मक होते हैं। आणविक कक्षक हमारे हम H2 लें, H2 है भैया अणु हो गया, या H क्या है परमाणु है, लेकिन H2 क्या है अणु हो गया। तो आणविक कक्षक की प्रकृति भी क्या होती है, दिशात्मक होती है। जैसे मान लीजिए कि हम H2 लें, या मान लीजिए कि हम O2 लें। O2 क्या है, O क्या है परमाणु है, और O2 क्या है अणु है। O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2, 2s2, 2p4। लेकिन O2 का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना, यही चीज़ कहा जा रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है, आणविक कक्षक में भी परमाणविक कक्षकों की भांति दिशात्मक होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट उसमें क्या है, जितने परमाणविक कक्षक मिलते हैं उतने ही आणविक कक्षक क्या होते हैं, बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन यदि हम लें तो 1s2, 2s2, 2p4 होगा ना। तो परमाणविक कक्षक कितने हैं, एस के एक एक दो, दो हो गया, पी के कितना हो गया 3, पी में 3 होता है ना 7। और दूसरा ऑक्सीजन का भी होगा, ये दोनों क्या करेंगे मिलेंगे ना, इसका भी क्या होगा 1s2, 2s2, 2p4। ये दोनों मिलेंगे तभी ना O2 बनाएंगे। तो जितने मिलते हैं, जितने परमाणविक कक्षक में होते हैं, दोनों संयुक्त करके उतने ही क्या बनते हैं आणविक कक्षक में। जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाले में कितना हो गया 7 कक्षक हो गए, 2 यस 3p, नीचे वाले में भी 7, हाँ नहीं 2 2 और 3 5, 2 3 5, यानी कि 10 बन जाएंगे O2 में। कितने बन जाएंगे 10 बन जाएंगे। ठीक ना, अगला पॉइंट क्या है इसमें देखेंगे। अगला पॉइंट, जब दो परमाणविक कक्षक, जब दो परमाणविक कक्षक समान लगभग समान ऊर्जा के परस्पर मिलते हैं, जैसे O और O दोनों की ऊर्जा समान होगी ना, H और H जब मिलेंगे H2 तो समान होगी ना। तो दो नए आणविक कक्षक उत्पन्न होते हैं। इनमें से एक आणविक कक्षक परमाणु के कक्षक, परमाणु कक्षक से कम ऊर्जा का होता है। एक की क्या होगी ऊर्जा कम होगी, जिसे हम कहते हैं आबंधित आणविक कक्षक, या इंग्लिश में कहते हैं बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या ऐसे प्रदर्शित करते हैं बाइंडिंग BMO, बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा जो आणविक कक्षक होता है परमाणु के कक्षक का, उसकी ऊर्जा क्या होती है अधिक होती है, जिसे हम कहते हैं प्रति आबंधित आणविक कक्षक, या एंटी बॉन्डिंग, क्या कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो इसमें होते हैं आबंधित आणविक कक्षक क्या होते हैं अधिक अस्थायी होते हैं, जिनकी ऊर्जा कम होगी क्या होगा उनका स्थायित्व अधिक होगा। तो आप अगले टर्न से समझेंगे इसमें। ठीक है ना, अभी आज केवल इंट्रोडक्शन है इसका। अगला पॉइंट है आबंधित कक्षकों मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा से भी प्रदर्शित करते हैं और पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, हाँ, और जबकि प्रति आबंधित कक्षकों को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार, यहाँ दिखा गया सिग्मा स्टार और पाई स्टार संकेतों द्वारा क्या किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है। ठीक ना, तो केवल आप जान लेंगे इसमें आबंधित और एंटी आबंधित क्या है। किसी आणविक कक्षक की आकृति संरचना अतिव्यापन से प्रयुक्त परमाणुओं के कक्ष के अतिव्यापन पर क्या करती है निर्भर करती है। ठीक ना, अगला पॉइंट क्या है देखेंगे उसमें, जिस प्रकार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण परमाणु कक्षक द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार किसी अणु में नाभिक के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण अधिक आणविक कक्षक द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे इसमें, जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में
स्थान ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार आणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में स्थान ग्रहण करते हैं। इसमें भी जो नियम है, पाउली का नियम, अफवा का नियम, हुंड का नियम, सभी क्या किया जाएगा, पालन किया जाएगा। ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप नेक्स्ट लेक्चर पे जब आपको बताई जाएंगी तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक ना, जिसे आप पढ़ लेंगे और संकरण यह पढ़ लेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, यूट्यूब पर लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि कोई आपको दिक्कत होगी तो उस पर आपको आंसर बताया जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।